बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग सैटरडे को हम लोग कर रहे थे, वी स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 6। हमने इसको पढ़ना शुरू कर दिया था, रीड कर दिया था, बट वी वर अनएबल टू सॉल्व इट टाइम की वजह से। तो अभी उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक दफा फिर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ यूनिस ट्रेडर्स एज ऑन 30 जून 2013 डिपिक्ट्स द फॉलोइंग। और आपको उन्होंने 30 जून 2013 पे क्या पोजीशन है, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका आपने इनको आपको यहाँ पे फिगर्स लिख दी हुई। अब देखें होता क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्क्लोजर के बारे में भी, डिस्क्लोजर से मुराद ये कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इन सब चीजों को, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने टी अकाउंट्स बनाने सीख लिए थे, राइट। हमने अकाउंट्स बनाना सीख लिया था। एक हमारे, और मैंने आपको ये कहा था कि नॉर्मली आपके पास 2 अकाउंट मेथड फॉलो होता है, जिसमें नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट और नॉन करंट एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने कर ली थी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, बिल्कुल प्रोविजन की तरह है। इसका इनफैक्ट ऑल्टरनेट नाम आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ये भी एक कॉन्ट्रा एसेट है। ये कौन से एसेट को कॉन्ट्रा करता है? जो भी रेलेवेंट नॉन करंट एसेट है उसको ये काउंटर करता है, राइट, उसका ऑपोजिट है। अब होता क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर ईयर एंड है। 31 दिसंबर पे आपका ये कुछ सिचुएशन होगा कि आपका कॉस्ट के अकाउंट में कुछ कैरेट डाउन आएगा। इसी तरह आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी याद रखिएगा, जिस तरह प्रोविजन का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नेचर क्रेडिट होता है, इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर भी क्रेडिट होता है। इसका कैरेट डाउन हमेशा आपका डेबिट साइड पे आएगा। अब इस तरह से कोई सिचुएशन आपके पास होगी कि आपका अगर ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो उस पर आपके पास 2 कैरेट डाउन नजर आ रहे होंगे, एक कॉस्ट के अकाउंट में और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि जो चीज कोई कैरेट डाउन अगर आपको किसी टी अकाउंट में नजर आ रहा है, तो वो कैरेट डाउन कहाँ पे लिखा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। और जो एसओसीआई वाले आइटम्स होते हैं उसके आगे हम क्लोज करते हुए एसओसीआई लिख ही लेते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल अब आपको बनाना है क्या, अब आपको बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब पे आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जब आएंगे तो आपको पता है कि सबसे पहली हेडिंग आती है किसकी? नॉन करंट एसेट की, राइट। नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग आई। अब इधर आपने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना होता है, आपने मशीनरी लिखी। ये सिर्फ इंट्रो के लेवल के हद तक है, ठीक है। इंट्रो में आपने सिर्फ इस तरह से करना है। FAR 1 में फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट कंपनी के अकाउंट्स में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, वो थोड़ा एक डिफरेंट तरीका है, वो आप उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम है। 3 बेसिक जो ज्यादा यूज होते हैं टर्मिनोलॉजी, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउंस मैं लिख देती हूँ, कोई सा भी यूज कर लें, कोई भी उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या accumulated depreciation, आप कोई भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। या तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इतनी बात तो सबको क्लियर है ना कि ये आपका डिफरेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज समथिंग एल्स, राइट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है फॉर द ईयर, कि उस साल में कितना एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टू डेट, राइट। क्लियर है ना ये बात? तो कि जितने भी साल गुजरे हैं, जितने भी आपके ईयर एंड्स गुजरे हैं, उन सारे ईयर एंड्स में टोटल आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है,
एंट्री में क्या लिखें, ईयर वाली, वो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इन तीनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लें। फॉर द ईयर की अकाउंटिंग क्या होती है, फॉर द ईयर की डबल एंट्री क्या पास करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या accumulated depreciation या provision for depreciation credit। इसमें कोई वो मसले वाली बात नहीं है, तीनों टर्मिनोलॉजीज आप तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की डबल एंट्री क्या होती है, वो ये होती है, राइट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई डबल एंट्री ऐसा नहीं होती, वो सिंपली कैरेट डाउन जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने टू डेट कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है। क्लियर है ना बात, जवाद, उस्मान, जुलेखा, चलें जी अब प्रेजेंटेशन पे आ जाए, ठीक है। अब होता क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अजम्पशन एक ले लेती हूँ कि मैं जब एसेट के कॉस्ट का मैंने कैरेट डाउन निकाला तो वो आया फॉर एग्जांपल 10,000, राइट, और सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर मैंने जब एसेट के कॉस्ट का कैरेट डाउन निकाला वो आया फॉर एग्जांपल 90,000, ठीक है। तो कॉस्ट का कैरेट डाउन 31 दिसंबर पे आ रहा है 90,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरेट डाउन उसी डेट पे क्या आ रहा है 10,000 आ रहा है। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो कब की, एज ऑन 31 दिसंबर 2001 फॉर एग्जांपल, राइट। अब आपने इसको प्रेजेंट किस तरह से करना होता है, आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है कि पहली लाइन में आप लिखते हो कॉस्ट अकाउंट का कैरेट डाउन, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंट का कैरेट डाउन कितना है, कॉस्ट अकाउंट का कैरेट डाउन है 90,000। ये क्या बता रहा है कि आपने जो मशीनरी खरीदी है उनकी कॉस्ट कितनी है, दिस रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ओनली। अभी भी आपके पास वैल्यू नहीं आई कि 31 दिसंबर 2001 में डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी क्या वैल्यू होती है, वो तो नेट बुक वैल्यू होती है, राइट, वो कॉस्ट थोड़ी होती है। तो 90,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 90,000 जो कि कॉस्ट के अकाउंट का कैरेट डाउन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो जितनी भी मशीनरीज आपके पास हैं टू डेट, इस डेट पे आपके पास 90,000 रुपीज की मशीनरीज मौजूद हैं, ऐसी मशीनरीज जिनकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी थी 90,000। क्लियर है ना ये बात। फिर आपने क्या करना है, आपको तो अपने एसेट्स को प्रेजेंट करना है उनकी करंट वैल्यू पे। 90,000 इज नॉट द करंट वैल्यू। अब एक और जरा मैं आपको टर्मिनोलॉजी साथ ही बता दूं, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लिक करिए ना बात, ये तो क्या है, ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो हिस्टोरिकल वैल्यू है, पास्ट की वैल्यू है, ये करंट वैल्यू तो है नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर चीज को करंट वैल्यू पे लिखना, मतलब नॉन करंट एसेट्स को करंट वैल्यू पे लिखना होता है। और करंट वैल्यू से मुराद क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। करंट मार्केट वैल्यू नहीं बल्कि करंट बुक वैल्यू पे लिखना होता है। ये बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बात भी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट वैल्यू, वो कर लेंगे जुलेखा, कोई मसला नहीं, वो भी करेंगे ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने वो चीज कवर करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल डू दैट। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि ये 90,000 की फिगर क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है कि पास्ट में जब आपने इन सारी मशीनरीज को खरीदा था, और हमें नहीं पता कितनी मशीनरीज है, हमें उससे कोई कंसर्न भी नहीं है, हमें तो उसकी सिर्फ फिगर चाहिए ना, अमाउंट चाहिए। तो भले ये एक मशीनरी है, भले ये 4 मशीनरीज की अमाउंट है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी मशीनरीज हैं, जब भी हमने इनको खरीदा था पास्ट में, तो हमारा खर्चा कितना आया था 90,000। तो ये हमारा हिस्टोरिकल खर्चा है, हमारा पास्ट का खर्चा है, राइट। दिस इज नॉट द करंट बुक वैल्यू। करंट बुक वैल्यू तो हमें अभी कैलकुलेट करनी है। फिर आपको ये पता लग रहा है कि 31 दिसंबर तक आपने टोटल वैल्यू में डिक्लाइन कितना कर दिया था, टोटल वैल्यू में डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट कर ली थी, कॉस्ट में कितनी डेप्रिसिएशन आई थी, वो थी 10,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
कि जितने भी साल गुजर गए हैं मशीनरीज को, जितने भी साल गुजर गए हैं उसमें टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डिक्लाइन इन वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज। तो आप अपने वापस इधर आएंगे, आप कहेंगे 90,000 उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, जिसमें टू डेट 10,000 रुपए का आपका डिक्लाइन आया, डेप्रिसिएशन आया। तो ये सिर्फ मैं नोट्स के लिए आपके ब्रैकेट में जो चीज लिख रही हूँ ये आप लिखते नहीं हो, ये सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वाली अमाउंट आपकी होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का कैरेट डाउन, ये वाली फिगर, और ये वाली फिगर होगी आपकी उस पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट की कॉस्ट अकाउंट का कैरेट डाउन। ठीक है, तो ये कॉस्ट अकाउंट का कैरेट डाउन हो गया, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का कैरेट डाउन हो गया। आपने इन दोनों को माइनस किया और आप ये कहेंगे कि मेरी नेट बुक वैल्यू ये रहे। ठीक है, तो करंटली 31 दिसंबर 2001 पे क्लोजिंग की डेट पे हम कहेंगे कि हमारे हिसाब से, बुक्स के हिसाब से अब इन एसेट्स की वैल्यू कितनी है, मशीनरीज की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 80,000, 90,000 कॉस्ट थी, 10,000 उनमें डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन और व्हाटसोएवर। क्लियर है बात? तो ये काम इन्होंने आपको इस क्वेश्चन में भी करके दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने आपको 30 जून 2013 का बता दिया कि टोटल आपने जो प्लांट एंड मशीनरीज खरीदी थी उनकी कॉस्ट कितनी थी, उनकी कॉस्ट थी 10.2 मिलियन। ठीक है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। फिर हमें ये बताया जा रहा है कि टू डेट टोटल मशीनरीज और प्लांट के ऊपर वैल्यू में डिक्लाइन कितना आया, डेप्रिसिएशन कितना आया, 3450, और करंटली यानी कि 30 जून 2013 पे खड़े के हम बोल रहे हैं कि हमारी बुक्स के हिसाब से इसकी नेट बुक वैल्यू प्लांट एंड मशीनरीज की इतनी है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो हमें वो बता रहा है on reviewing the accounts of the business, its auditor found that the records have been correctly maintained except for the following events. ठीक है, सारा काम हम कर चुके हैं, हम लोगों ने इस साल के ऑडिट करवाया अकाउंट्स, तो हमें पता चला कि हमने कुछ गलतियां की हुई हैं। ठीक है, on 10th जून 2013 a contract was signed for the purchase of a machine। याद रखिएगा हम कहाँ खड़े हुए, 30 जून 2013 पे। तो 20 दिन पहले क्या हुआ था, a contract was signed for the purchase of a machine from Machines Limited, ये पार्टी का नाम है, for rupees 1.5 million which is to be delivered on 10th जुलाई 2013। ठीक है, यानी कि मशीनरी अभी तक आपके पास आई नहीं है ना, अभी तो आप 30 जून 2013 पे खड़े हुए, अभी तो आप क्लोजिंग डेट पे खड़े हुए हो। तो आपने सिर्फ किया क्या था, क्लोजिंग से पहले कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग हुई थी, राइट। अब जरा मुझे इस बात का जवाब दें, इधर तक पढ़ने के बाद मुझे इस बात का जवाब दें, क्या एसेट 30 जून 2013 तक अवेलेबल फॉर यूज हुआ है या नहीं? इज इट अवेलेबल फॉर यूज येट? नहीं, क्योंकि आया ही नहीं अभी तक हमारे पास, राइट। आगे देखते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन तो 2013 में चार्ज होनी नहीं चाहिए ना, 30 जून 2013 वाला साल है, अकाउंटिंग ईयर है, उसमें तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं जानी चाहिए। आगे वो ये बोल रहा है, यूनस ट्रेडर पेड एन एडवांस ऑफ ₹7,50,000 ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 10 जून 2013 पे उसने 7,50,000 का एडवांस पे कर दिया था। ठीक है, एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड ऑन डिलीवरी ऑफ द मशीन। तो टोटल आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी है, 1.5 मिलियन, जिसमें से 7,50,000 आपने एडवांस दे दिया और 7,50,000 रिमेनिंग आप कब पे करोगे, 10 जुलाई 2013 को। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द एडवांस वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कैपिटलाइज कर दिया, इसको करना था लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में थोड़ी करना था, राइट। अगर आप किसी चीज को कैपिटलाइज कर देते हो इसका मतलब है कि वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना शुरू हो गई होगी। गलती हो गई ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आ गई, प्लांट एंड मशीनरी हम किस तरह से डेबिट कर सकते हैं जब तक वो एक्चुअली हमारे पास आई भी नहीं थी, है ना। तो हमारे पास इस पॉइंट के अंदर अब हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको। आप ये देखें कि इसकी करेक्ट अकाउंटिंग होनी क्या चाहिए थी।
10 जून 2013 को डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? आपने पेमेंट कर दी थी, यानी कि कैश या बैंक आपने क्रेडिट किया होगा, जो कि करना भी चाहिए, ठीक है। और आपको डेबिट क्या करना चाहिए था? एडवांस फॉर मशीनरी, आपको एक रिसीवेबल अकाउंट, आपको एक करंट एसेट बुक करना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि अभी तक हमें इसके अगेंस्ट जो बेनिफिट है वो नहीं मिला, आपको ये 7,50,000 लेके जाना चाहिए था एडवांस के अकाउंट में, ठीक है। और आपने गलती क्या कर दी? आपको बस सिर्फ ये काम करना चाहिए था। आपने गलती क्या कर दी? आपने डेबिट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब जैसे ही आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया होगा, और ये वाला बिल्कुल ठीक हुआ है, क्रेडिट में हम कहेंगे कि कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ आपको डेबिट का बताया, राइट, तो इसका मतलब है क्रेडिट उसने ठीक किया होगा। अब जैसे ही उसने यहाँ पे 10 जून 2013 को प्लांट एंड मशीनरी में इसको डेबिट कर दिया, और साथ ही हम क्या कहेंगे कि क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आ गया, इसलिए ये इम्प्लाइड है बात कि इसने इस 7,50,000 पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर ली होगी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द मेथड, जो कि क्वेश्चन में नीचे गिवन है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब है कि उसने एक और इनकरेक्ट एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को उसने डेबिट कर दिया होगा, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया होगा। किस अमाउंट से, वो फिर हम देखते हैं कि पॉलिसी क्या कैलकुलेट करनी है हमें। इधर तक क्लियर है बात? चलो साथ ही देख लेते हैं पॉलिसी भी, ठीक है। आपको पॉलिसी दी हुई है इधर, क्या कह रहा है ये? जी उस्मान, बच्चे क्लियर है? अभी आपको मेथड भी बता रहा है और पॉलिसी भी बता रहा है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 10% पर एनम। और वो आगे ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स कमेंसेस इन द मंथ इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड। तो आपको मेथड पता लग गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10%, और आपको पॉलिसी भी पता लग गई, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, राइट। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स कमेंसेस, बिल्कुल, ये डेप्रिसिएशन ईयर जून 2013 में चार्ज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था ना। इसको तो चार्ज होना चाहिए था अगले अकाउंटिंग ईयर से, क्योंकि एसेट ही हमारे पास जुलाई में आ रहा है, करंट अकाउंटिंग ईयर के बाद आ रहा है। क्लियर है ना बात? तो अब हम ये देख रहे हैं ना, देखो मैंने इसीलिए तो ये इनकरेक्ट की हेडिंग में डाला। इनकरेक्ट में एक तो गलत ये डबल एंट्री पड़ गई, और दूसरी इम्प्लाइड है कि ये भी डबल एंट्री गलत पड़ गई होगी, क्योंकि आपने 7,50,000 को कैपिटलाइज कर दिया। अब उसने आपको ये बता दिया है कि डेप्रिसिएशन मेथड और डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, तो हम छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो चुका है इस मशीनरी पे एट द रेट ऑफ व्हाट? 7,50,000। 7,50,000 को कैपिटलाइज किया ना उसने, पूरे 1.5 मिलियन में तो किया नहीं है ना। तो 7,50,000 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपकी फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ओपनिंग नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। ये तो एसेट अभी ही हमने खरीदा है, पहला साल है, तो उसके लिए आप कॉस्ट को यूज करोगे। 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट करना है। कौन से महीने में आपने एडवांस पे किया? आपने जून के महीने में एडवांस पे किया था, और जून के महीने में ये गलत डबल एंट्री रिकॉर्ड हो गई, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही महीने का आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गलत चार्ज किया होगा, है ना। फॉलो कर रहे हैं सारे बात? ये उस्मान, जवाद क्लियर है? ठीक है। तो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, तो आपका, आप ये कहोगे कि हमने 6250 से गलत डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया, ठीक है। तो हमने जो गलत एंट्रीज पास की हैं वो ये दोनों की हैं। अब आपसे अगर ये पूछा जाए
कि अब ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे ऑडिटर ने हमें कहा कि 30 जून पे आपने ये गलती की है, अब आपने इसको ठीक करना है। ठीक तो करना है, राइट, करेक्ट तो करना है। तो फिर आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे साथ ही देखें, ये वाला काम हम जो है ना एरर्स वाले चैप्टर में भी करेंगे, तो अच्छा, बल्कि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि अब करेक्ट करने के लिए, और ये एंट्रीज मैं आपको सिर्फ अभी सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके आईकैप के एग्जाम में एटलीस्ट आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्टली ये करेक्टिंग एंट्रीज पास कर लो, ठीक है। और वो इंशाल्लाह हम सीख भी लेंगे। अब करेक्ट एंट्रीज क्या पास करनी है, आपको पता है कि आपने दोनों डबल एंट्रीज में कोई ना कोई गलती कर दी, आपको डबल एंट्री सिर्फ एक पास करनी चाहिए थी, ये वाली, है ना। अब आप पहले वाली एंट्री को देखो, आपने पहली वाली एंट्री में गलती क्या कर दी, इस पोर्शन में आपको प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट का अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था। क्या डेबिट करना चाहिए था, एडवांस फॉर मशीनरी। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट अकाउंट को हमें अब क्रेडिट करना पड़ेगा 7,50,000 से। अब डबल एंट्री पास करनी है, करेक्टिंग एंट्री पास करनी है। अब डेबिट क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे इसका मतलब है अब हमें ठीक वाला अकाउंट एडवांस फॉर मशीनरी आज की डेट पे फिर हम ठीक कर लेते हैं, जैसे ही हमें आइडेंटिफाई हुआ कि हमने ये गलती कर दी है, ठीक है, क्लियर है बात। तो पहली करेक्टिंग एंट्री तो आपकी हो गई ये, ठीक है। दूसरी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, आप ये कहोगे कि ये डबल एंट्री पास ही नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे, ऑल टुगेदर रिवर्स कर दोगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा अब डेबिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। फॉलो कर रहे हैं बात, कितने से, 6250 से। उस्मान क्लियर है, जी, जवाद, उस्मान, जुलेखा क्लियर है। ठीक है उस्मान, डेबिट इसको कहा करेंगे, पता लग गया, डेबिट आप करोगे। अब आप कहोगे कि आपको डेबिट करना चाहिए था एडवांस, हाँ हाँ, टी अकाउंट में, ऑब्वियसली टी अकाउंट में करते हैं ना डेबिट क्रेडिट। और कहाँ पे करेंगे, टी अकाउंट या रनिंग बैलेंस लेजर, जहां पे भी आप जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, हम टी अकाउंट बनाते हैं नॉर्मली, राइट। तो आप ये जो डबल एंट्रीज हम पास करते हैं, ये तो टी अकाउंट में ही पोस्ट हो रही होती है ना। और हम अपने पास पहले लिख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा टी अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा टी अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब अगले आइटम पर आते हैं। अगला जो आपने एरर किया, पॉइंट नंबर 2 में आए। अब पॉइंट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अगस्त 2012। हमारा अकाउंटिंग ईयर कहां से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई 2012 से शुरू होके 30 जून 2013 पे खत्म हो रहा है ना। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, एंड हो रहा है 30 जून 2013 पे। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जुलाई 2012 को। अब आपने ये चेक किया, क्या ये डेट हमारी अच्छा जी, तो हम किधर थे, इधर से। हाँ उस्मान, बच्चे देखो, आपका अभी क्लोजिंग हो तो चुकी है, लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर आपकी कोई गलती निकलती है ना ऑडिट के बाद, तो वो आप एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बस 30 जून गुजर गया तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये सारा काम आप कर सकते हो
ऑडिट के बाद जब तक आपके, ये आपको आगे जाके क्लियर होगी बात, ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखोगे, जब तक आपके अकाउंट साइन नहीं हो जाते तब तक गुंजाइश होती है कि आप जाके लेजर्स में, इसी साल के लेजर्स में जाके एडजस्टमेंट्स करो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर 30 जून गुजर गया तो और आपका कोई एरर निकल रहा है तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो आपने इसी साल के अकाउंट्स में ये एडजस्टमेंट पास करनी है, इसी साल के टी अकाउंट्स में आपने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। इस तरह तो फिर मैं आपसे ये बात भी पूछ सकती हूँ कि जब हमने कंट्रोल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा था, याद है ना, कंट्रोल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा था, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले हम ओरिजिनल कंट्रोल अकाउंट बनाते थे, उसको हम कैरेट डाउन निकालते थे, उसको क्लोज कर लेते थे। जब कैरेट डाउन निकालते थे फिर उसको मैच करते थे सब्सिडरी लेजर से, तो वो मैच नहीं होता था, फिर हमें पता लगता था कि हमने गलतियां की हैं, तो फिर हम उसको जाते थे ठीक करने के लिए। इस तरह तो फिर मैं आपसे ये पूछूं कि फिर हमने उन एरर्स की एडजस्टमेंट किस तरह से की, जब हमने एक दफा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्लोज कर दिया, कैरेट डाउन निकाल लिया, तो फिर हम ठीक कैसे कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते थे, फिर हम एक नया कंट्रोल अकाउंट बनाते थे ना, एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट बनाते थे, उसमें हम ब्रॉट डाउन लिखते थे गलत वाला और कैरेट डाउन कैलकुलेट करते थे अब ठीक वाला। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि आप इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्लोजिंग हो गई, कैरेट डाउन निकल गए, ऑडिट करवाया, पता चला गलतियां हैं, आप उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हो इसी अकाउंटिंग ईयर में, और आपको इसी अकाउंटिंग ईयर में ठीक करना होता है। ये भी कैसे करेंगे अभी करते हैं, बिल्कुल एडजस्टेड में करेंगे, अब नया हम बनाएंगे ना, टी अकाउंट्स प्रॉपर बनाएंगे फिर, ठीक है। अब इधर आ जाए, अब यहाँ पे हुआ क्या था, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अगस्त 2012। अभी उस्मान अभी हमें सॉल्व करना है, देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, डिटरमिन द करेक्ट बैलेंसेस बाय रिकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द फॉलोइंग अकाउंट। तो हम बिल्कुल नए सिरे से उसको करेंगे, ब्रॉट डाउन रखेंगे गलत वाला, कैरेट डाउन बिल्कुल उसी तरीके से, ब्रॉट डाउन हमारे इंडिविजुअल अकाउंट्स में ये बन जाएंगे और उनको हम ठीक करके नए कैरेट डाउन निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अगस्त 2012, यानी कि वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया, ठीक है, इसी साल में। द कॉस्ट ऑफ मशीन ऑफ रुपीज 1.9 मिलियन वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, होना भी चाहिए था, राइट, क्योंकि वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया इस साल के अंदर, अगस्त के महीने में, तो अगस्त के महीने में उसको कैपिटलाइज भी कर दिया, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी बिल्कुल ठीक किया। अब यहाँ पर आते हैं, फ्रेट चार्जेस ऑफ रुपीज 3 लाख paid by Yunus traders for transporting the machinery to their premises were debited to traveling expenses। यहाँ पे गलती हो गई, अगर आपको याद हो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाली लिस्ट अगर आप दिमाग में लेकर आओ, कॉस्ट ऑफ एन एसेट में क्या चीज होती है, फ्रेट चार्जेस पेड टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेमिसेस, राइट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड्स। आप क्या करते थे, आप उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते थे, राइट। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सिर्फ एक ये इनवॉइस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि इनवॉइस वैल्यू को उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन इसको इन्होंने क्या ट्रीट कर लिया, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया था, इसका मतलब है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुई थी, जो कि होनी चाहिए थी चार्ज, ठीक है। अगर मैं इसको 1.9 मिलियन में ऐड करके प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में डेबिट करती तो मेरी डेप्रिसिएशन 3 लाख पे भी कैलकुलेट होती ना। तो इसमें अब गलती क्या हो गई, इसमें जो आपने काम किया, इसमें जो हमारा गलत काम हो गया वो कुछ ये हुआ, इसमें जो इनकरेक्ट आपने काम किया, चलिए पहले करेक्ट को देख लेते हैं। करेक्ट काम इसमें क्या होना चाहिए था, विद रिगार्ड टू दिस 3 लाख ओनली,
जी आवाज आ रही है आप सबको? इतनी बात समझ आ गई कि करेक्ट एंट्रीज में क्या होनी चाहिए थी? 1 अगस्त 2012 को आपको करना क्या चाहिए था? 1 अगस्त 2012 को आपको इसको कैपिटलाइज करना चाहिए था 3 लाख को, राइट? और 30 जून 2013 को आपको इस फिगर के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए थी, राइट? कितने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए थी? 3 लाख रुपए एज इसकी कॉस्ट है, ट्रेड चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नहीं लिखा, इसको प्रोपोर्शनेट भी तो करना है। 1 अगस्त से प्रोपोर्शनेट भी तो करें, अगस्त से लेके जून तक प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है। ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब से हुआ था? 1 अगस्त 2012 से। 2012 से इस फ्रेट कॉस्ट के ऊपर भी 2012 से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ठीक है? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे 6 महीने यानी कि 10 महीनों का आपका इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। करें जरा कैलकुलेट कितना आ रहा है? 30,000 multiplied by 10 by 12, 11 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ सॉरी 11 मंथ, ठीक है? 11 बाई 12 करें, कितना आ रहा है? 27,500। तो हमें करना क्या चाहिए था? हमें 27,500 से डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। हमने अभी ये जो मैं अभी सारा काम कर रही हूँ ना, ये सिर्फ समझाने की हद तक है, इतना लंबा चौड़ा काम आपको करना नहीं है, ठीक है? क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में उसको भी देखेंगे ना, तो फिर मैं आपको सही तरीके से बताऊंगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। पहले आप उसके पीछे पूरी लॉजिक समझ लें तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आपने इनकरेक्ट डबल एंट्री सिर्फ एक ही पास की। आपने क्या कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 3 लाख से, और कैश या बैंक आपने ठीक ही क्रेडिट किया होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, एंड दैट्स इट। तो आपने एक्सपेंस आउट भी कर दिया इसको, और आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज नहीं किया। तो अब इस गलती को ठीक करने के लिए करेक्टिंग एंट्रीज आपको क्या पास करनी पड़ेगी? करेक्टिंग एंट्रीज अगेन अब आपको 2 पास करनी पड़ेंगी। आप ये कहेंगे कि सबसे पहले तो मैंने काम क्या किया? गलत ये कर दिया, डेबिट कर दिया मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को, जो कि नहीं करना चाहिए था। वेरी गुड। तो अब आप ये कहेंगे कि सबसे पहले तो मैं प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट के अकाउंट को डेबिट करके ट्रैवलिंग एक्सपेंस को कर दूंगी क्रेडिट, ठीक है? सबसे पहला काम तो मैंने ये किया। और दूसरी मेरी डबल एंट्री क्या होगी? मैं ये कहूंगी कि मैंने इंटायरली ये वाली डबल एंट्री पास ही नहीं की, जो कि मुझे करनी चाहिए थी। तो मैं आप करेक्ट करने के लिए जो दूसरी डबल एंट्री पास करूंगी वो कहूंगी कि अब जो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था और वो नहीं किया, वो मैं अभी कर दूंगी फिर, ठीक है? तो 30 जून को खड़े होके जब मुझे ये एरर्स अपने पता लगे तो मैंने साथ साथ ये भी कर लिया, उनकी एडजस्टमेंट भी कर ली, ठीक है? आगे आते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट, annual repairs to the machineries conducted on 1st October 2012. करंट अकाउंटिंग ईयर में फॉल करता है? बिल्कुल करता है। 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2013 तक के पीरियड में फॉल कर रहे हैं, ठीक है? और ये क्या है? एनुअल रिपेयर्स है। एनुअल रिपेयर्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, हर साल पड़ती है, राइट? अब आगे कह रहे हैं कि एनुअल रिपेयर्स टू द मशीनरी कंडक्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2012 एंड कॉस्टिंग ₹6 लाख हैड बीन डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे क्या गलती हुई है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसको कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है ना? यहाँ पे ऑपोजिट हुआ था, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया।
यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, यानी कि आपके तीसरे पॉइंट में पहले हम देखते हैं कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी। 6 लाख रुपए की अमाउंट, ये क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है। तो आपको करेक्ट एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट करना चाहिए था 6 लाख से 1 अक्टूबर को, राइट, और आपको बैंक या कैश पे करना चाहिए था 6 लाख से, एंड दैट्स इट। लेकिन अब हुआ क्या, आपने कर क्या दिया, सबसे पहले तो वो बात आती है कि आपको जो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको इस डेट पे प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी है कि जैसे ही कोई आइटम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आ जाता है, इसका मतलब है उस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाइड बात है कि इसके साथ साथ एक और डबल एंट्री भी पास हो गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया। कितने अमाउंट से, उसकी वर्किंग कर लेते हैं। 6 लाख रुपए की गलती थी, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। कौन सी डेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू होगा, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर से जून तक कितने महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 9 मंथ। कितना आंसर आ रहा है, 45,000, ठीक है। तो आपने ये कहना है, इसका मतलब है कि हमने 45,000 की डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड कर दी, हमें ये करनी नहीं चाहिए थी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी था, क्लियर होगी बात। तो अब ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ठीक करने के लिए पहले तो ये कहना है कि हमने गलती से प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया था, हमने इसको अब कर देना है क्रेडिट, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट को नहीं, 9 मंथ बनते हैं ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 9 मंथ। अब आप करेक्टिंग एंट्री क्या पास करोगे, सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि हमें प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट का अकाउंट डेबिट करना ही नहीं चाहिए था, इसको खत्म करने के लिए 6 लाख से आप इसको क्रेडिट कर दोगे। क्या डेबिट कर देंगे, इंस्टेड रिपेयर अकाउंट, राइट, 6 लाख। फिर आप ये कहोगे कि हमने गलती एक और ये भी हो गई थी, इम्प्लाइड गलती है कि हमने ये डबल एंट्री पास कर दी थी, इसको सिरे से पास ही नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या कर देंगे, इस पूरी एंट्री को एज इट इज रिवर्स कर देंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर देंगे डेबिट, और ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ये सिर्फ मैंने इसी लेक्चर में समझाने के लिए आपको बताया है, एक्चुअली हमें करना क्या है उस पर भी आदत है। अब जरा ऑडियो कनेक्शन खत्म हो गया। रिकॉर्डिंग बंद कर देना, रिकॉर्ड हो रहा होगा। चलें जी, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम maybe लेफ्ट। तो हमारे पास भी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, हम लोगों ने
पॉइंट नंबर 3 में हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि आपके पास एनुअल रिपेयर टू दी मशीनरीज, ये आपका बेसिकली होना नहीं चाहिए था कैपिटलाइज, लेकिन आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया और साथ ही आपने इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दी थी अब आपने उसको भी ठीक करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, डिटरमिन द करेक्ट बैलेंसेस एज एट 30 जून 2013 बाय रिकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। अब वो कौन से अकाउंट्स में एडजस्टमेंट मांग रहा है, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो ये नहीं कह रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में को भी ठीक करके दिखाएं, ठीक है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम नॉन करंट एसेट से रिलेटेड 3 अकाउंट्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 अकाउंट्स होते हैं, राइट। मैक्सिमम 3 अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, एसेट का कॉस्ट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। और अगर एसेट इज कैरिड एट नेट बुक वैल्यू तो फिर 2 अकाउंट्स होंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट तो होगा ही होगा और साथ ही होगा एसेट का नेट बुक वैल्यू का अकाउंट। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपने 2 अकाउंट्स में, इन 2 अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करते हुए दिखानी है। तो आप किस तरह से दिखाएंगे, अब इसको हम करेंगे कुछ इस तरह से। एक्चुअली जो आपको क्वेश्चन में काम करना है ना, वो करना क्या है, वो आपको करना है ये डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग्स हम कर रहे हैं, कितने का रिवर्सल करना है, कितने की एडिशनल बुकिंग करनी है, ये काम आपको दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ये वाली वर्किंग दिखानी पड़ेगी, दूसरी ये वाली वर्किंग दिखानी पड़ेगी, अपना ये वाला किधर गया 45,000, राइट। और तीसरा कहाँ गया, 3 थे ना हमारे पास, 27,500 हो गया और ये 6250, ठीक है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम क्या काम रिवर्सल जो कर रहे हैं, हमने वो कितनी अमाउंट से उनका रिवर्सल करना है या कितनी अमाउंट का एडिशनल बुक करना है। तो आपका जो एक्चुअल अभी जवाब है वो कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट बनाते थे, अभी हम अपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दोबारा से बनाएंगे। तो हमने ये नहीं कहना कि एडजस्टेड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और एज इट इज आपने प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बनाया अलग से और आपने प्लांट एंड मशीनरी का अलग से बनाना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सही है जी। अब इसके अंदर सवाल ये आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपने ये लेना है कि इसी डेट पे जो हमारे पास इनकरेक्ट कैरेट डाउन थे, मैंने आपको बात बताई कि ये कैरेट डाउन कैलकुलेट किए होंगे आपने 30 जून 2013 पे। अब आपको ये पता लगा है कि कैरेट डाउन गलत है, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट के अकाउंट के कैरेट डाउन को ठीक कर लेना है नाउ अनएडजस्टेड बैलेंस ऑन द सेम डे, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली ब्रॉट डाउन 1 जनवरी का नहीं है, सॉरी 1 जुलाई का नहीं है, ये 30 जून 2013 का ही क्या है, अनएडजस्टेड बैलेंस है, ठीक है। और इसी तरह आपने क्या करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा ये, तो इसका ब्रॉट डाउन आएगा 3450,000। ये इसकी भी सिचुएशन वही वाली है कि ये भी इसी दिन का अनएडजस्टेड बैलेंस है। 30 जून पे हम खड़े हुए हैं और सारा काम हम अब कर रहे हैं 30 जून 2013 में, ठीक है। फिर आप आएंगे इधर, अब आपने एक एक करके जो करेक्टिंग एंट्रीज अपने पास लिखी है कि अब हमें करेक्टिंग एंट्रीज क्या पास करनी है, हम उनको पास करेंगे। पहला सेट ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज क्या है, 750,000 वाला है। पॉइंट नंबर 1 का इधर क्या, ये ठीक है। तो योर फर्स्ट सेट ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज क्या है, पहला सेट ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज कुछ यूं है। आपने सिर्फ करेक्शन दिखानी है कौन कौन से अकाउंट में, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट को पिक करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो आपको ये नजर आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट का अकाउंट क्रेडिट होगा 7,50,000 से। आप इधर गए, आपने कहा कि 7,50,000 का अमाउंट जो था
वो मेरा एडवांस था, वो मेरे कॉस्ट के अकाउंट में नहीं आना चाहिए था, इसको मैंने कर दिया क्रेडिट। फिर आपने ये कहना है कि मैंने गलती से इस एडवांस के अकाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी थी, तो मैंने अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को करना है डेबिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर में 6250 की फिगर शामिल थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो आपने 6250 को यहाँ पे कर दिया क्रेडिट। क्लियर है बात? और पहली करेक्टिंग एंट्री आपने कहा कि हमने कर दी है पोस्ट। अब आते हैं दूसरे वाले एरर पे। दूसरा एरर क्या था? वो फ्रेट चार्जेस वाला था। क्या आपने फ्रेट चार्जेस को कैपिटलाइज करना था, लेकिन आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। जब कैपिटलाइज नहीं किया तो क्या हुआ? आपने डेप्रिसिएशन भी उस पर रिकॉर्ड नहीं की। तो सबसे पहला आइटम क्या करेंगे? कॉस्ट को ठीक करेंगे। हम ये कहेंगे कि हम पहले 3 लाख रुपए को अपने प्लांट एंड मशीनरी में रिकॉर्ड तो कर दें। आप वापस से ऊपर आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी में ये कहेंगे कि 10.2 मिलियन में 3 लाख का अमाउंट शामिल नहीं था, जो कि होना चाहिए था। राइट? कह रहे ना बात? और फिर आप इधर आएंगे और आप कहेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, तो हम अभी कर देंगे इसको। तो 27,500 से हम क्या कहेंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का काम नहीं बनाना, वरना हमें अगर बनाने को कहा था तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का काम डेबिट करके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे होते। ठीक है जी, क्लियर है आंसर? तीसरी आपकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? ये वाली होगी। आपने एक दफा पहले सारी लिख ली है तो आपकी आसानी है। ठीक है, लेकिन आपको ये वर्किंग जरूर दिखानी है, भले आप डबल एंट्री लिखो या ना लिखो, आपको ये वर्किंग जरूर दिखानी है कि 45,000 किस तरह से आया, 27,500 किस तरह से आया, राइट, 6250 किस तरह से आया। तो ये 3 ऐसे फिगर्स है जिनकी हमने कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या करना है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट 6 लाख से। हम ये कहेंगे हमने 6 लाख की अमाउंट इनडायरेक्टली कैपिटलाइज कर दी थी, उसको हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं और वो लेके जाएंगे रिपेयर एक्सपेंस में। इसी तरह हम ये कहेंगे कि इस इनडायरेक्टली कैपिटलाइज अमाउंट के अंदर की वजह से आपने 45,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था, अब आप उसको कर दोगे रिवर्स। ठीक है, चाहो तो इसको हाईलाइट कर दोगे, पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 3 की वजह से। क्लियर हो गई बात? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया 45,000 से। अब आप कहेंगे कि तीनों के तीनों अब मेरे एरर्स हो गए एडजस्ट। अब जो मैं कैरेट डाउन निकालूंगी इसी डेट पे 30 जून 2013 पे, अब जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी कैरेट डाउन की, वो मेरी करेक्ट अमाउंट होगी। कितनी है? 9150 000। ओके ओके, 9150 000 यही आ रही है। और इसका कैरेट डाउन हाँ जी, इसका क्या कैरेट डाउन आ रहा है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 3426250। ओके, 3426 सही है। तो ये आपके पास इसका हो गया। और आपने कहा कि अब ये जो फिगर्स हमारे पास आई हैं कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, अब आप उनको क्या करोगे? इधर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट का कैरेट डाउन लिख दोगे इधर, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इधर भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से। लेकिन अब जो कैरेट डाउन लिखेंगे आप कहेंगे कि ये हमारे करेक्ट कैरेट डाउन। तो बात क्लियर हो गई? सही है।
तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस बात को थोड़ा कंट्रोल में लेना है कि अगर आपको कुछ ये बताया जाए कि कैपिटल, अभी देखिए इसमें टेस्ट क्या हो रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, और इसमें ये भी टेस्ट हो रहा है कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फ्रॉम द डेट द एसेट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज, राइट, क्योंकि प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है। अगर फुल ईयर पॉलिसी होती तो हमें डेट से कोई कंसर्न ना होता, राइट। तो इधर आपके दो बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ अपनी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि अगर एरर्स हो जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाता है तो वो दो गलतियां होंगी, है ना। बाद में रिपीट कर रही हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाता है तो दो गलतियां होती हैं। क्या गलतियां होती हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, राइट, और एसेट की कॉस्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कॉस्ट शामिल हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो दोनों सवालों के जवाब में नहीं होता, नो होता है कि प्लांट एंड मशीनरी में भी नहीं आना चाहिए था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों हो गए। और अगर रिवर्स सिचुएशन हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था लेकिन उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, उसमें भी दो गलतियां होंगी, और वो दो गलतियां क्या थी? वो दो गलतियां क्या होंगी? कॉस्ट में शामिल होना चाहिए था, डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर कोई आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाता है या इवन वाइसी वर्सा, तो एडजस्ट करने की वजह से आपके पास दोनों अकाउंट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर होगी बात? ये क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको बताती हूँ कि आपको आईकैप के क्वेश्चन बैंक का कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। और उसमें आपके पास जरूरी नहीं है कि देखिए ये तो जो डबल एंट्रीज मैंने आपको सिखाई है, ये सामने जो लिखी है इनकरेक्टली हुआ क्या, करेक्ट क्या करना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो कि करना क्या चाहिए, क्या काम करेंगे, तो आपने इसको कर लिए सारे अटेम्प्ट करने, जबरदस्त, जो आपने पढ़ा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो अभी जो लोग पहली दफा कर रहे हैं, उस्मान और मोहसिन जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, सही है। इंशाल्लाह कल से हम पैक के क्वेश्चन बैंक के और सवाल देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, पास्ट पेपर्स में किस तरह से आएगा उसको देखेंगे। वैसे इसका ज्यादातर इम्पैक्ट आपका फाइनल अकाउंट्स में ही आता है। डिस्पोजल जो है वो भी हमारा रहता है, डिस्पोजल हमें देखना है, वो हम इंशाल्लाह फिर कल से स्टार्ट करेंगे, कल या परसों से, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक इंशाल्लाह हम लोग का डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगा एंड आई एम प्लानिंग कि हमारा इन्वेंट्री स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ मुझे भी यही लग रहा था, अच्छा यू ज्वाइंड अस, सही है, मुझे भी यही लग रहा था कि आप शायद भूल गए कि 8 to 11 9:30 हमारी क्लास होगी। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अटेम्प्ट किया है और आप अभी होमवर्क भी अपना नोट कर लें, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये आपका होमवर्क मैंने आपके सामने खोला है, आईकैप क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 6.6, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट के ऊपर है। अब इसके अंदर मैं देखती हूँ जी आप लोगों का किस तरह से आप वही वाली सिचुएशन आपको अप्लाई करनी है, सिर्फ मैंने किया गया था, मैंने सिर्फ ईयर एंड वगैरह चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह की आपकी वार्म अप एक्सरसाइज टाइप की हो जाएगी। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको एग्जैक्टली ये काम करना है, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स को आपने ठीक करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इतना डबल एंट्रीज पास कर करके करो, आपको सिर्फ करना क्या है, शो क्या करना है, ये वर्किंग शो होनी चाहिए। ये वर्किंग कौन सी? ये वाली जो वर्किंग्स हैं कि कितना डेप्रिसिएशन का एक ऐसा अमाउंट है जो कि हमें एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। हर आइटम में डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट करनी है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो आपने उसको जो है वो मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा ये काम आपने कर दिया और साथ ही आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6.7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.7 का आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपको बनाने हैं अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 6.6 तो आई होप कि सबसे हो जाएगा आराम से। 6.7 में अगर कोई मसला आता है तो फिर हम इंशाल्लाह को डिस्कस करेंगे, वरना इसमें भी
इतना कोई मसला होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और वो क्या करेगा कि जी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपने कितने की ओवर चार्जिंग की है डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, तो आई वांट यू गाइस टू ट्राई एट दिस, ट्राई और हैंड एट दिस। देखते हैं कि कितनी समझ में आती है किसको और कौन कितने अच्छे सही से इसको कर सकता है। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह कल इसको देखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। जी दवाद, जुलेखा, ठीक है, और मोहसिन आप बस अभी आधे एक घंटे में चेक कर लेना, इंशाल्लाह वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चले सही है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कल वही 8:15 बजे इंशाल्लाह हमारा होगा। ठीक है, तो 8:15 बजे आप लोग आ जाइएगा। अगर कनेक्शन के इश्यूज होंगे कनेक्टिविटी के तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चले जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।